अध्याय 2 कौन सा है? बहुपद। और बहुपद में हमने पढ़ा था चर और अचर के बारे में। तो हम चर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? x का, y का और z का। अचर के लिए किसका प्रयोग करें? संख्याओं का। इसका संख्याओं का, जैसे 0, -1, 1/2, √2 या √3, इस तरीके से कोई भी संख्या हो। तो ये सारी संख्याएं होती हैं अचर। और x, y, z वगैरह जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं? हमारे चर होते हैं। तो पहली बात तो समझ लो, हम लोग आगे होगी चर क्या होते हैं। x, y, z जो हम प्रयोग करते हैं क्या हमने बहुपद में भी, तो ये क्या हमारा चर है। आगे समझ में। दूसरा, अब हम बात करते हैं रैखिक की। अब हमने बहुपद के प्रकार में पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि बहुपद जो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद और एक होता है त्रिघात बहुपद। चतुर्घात बहुपद इस तरीके से होता है, लेकिन कक्षा 10 तक केवल इतना ही है। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में जानेंगे। अब रैखिक बहुपद कौन सा होता है? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात, किसकी क्या घात? चर की घात कितनी होती है? 1, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की घात 1 होती है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जैसे x + 1, x + y + 2, ये सब क्या है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसमें x क्या है? चर, और चर की घात कितनी है? चर की घात 1 है, इसलिए x + 1 कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। ऐसे यहाँ देखो x + y + 2, x क्या है यहाँ? चर, y भी क्या है यहाँ? चर है, और दोनों की घात कितनी है? 1, इसलिए कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद। आगे बात समझ में। तो रैखिक की बात समझ में कि रैखिक किसे कहते हैं? एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है? 1, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अब हमें पूरा जानना है रैखिक समीकरण, इसके बारे में जानेंगे, रैखिक समीकरण। अब यदि हम रैखिक बहुपद को, किसको? रैखिक बहुपद, समझे? रैखिक बहुपद को किसके बराबर रख दें? 0 के, तब ये रैखिक बहुपद क्या बनेगा? रैखिक समीकरण बनेगा। अब समझ में क्या बन गए? रैखिक समीकरण। जैसे देखो ना, x + 1 ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अब यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं x + 1 बराबर किसके? 0, तब ये रैखिक समीकरण बनेगा। क्या बन गए? रैखिक समीकरण। ऐसे ही हमने लिखा था x + y + 2, अब ये रैखिक बहुपद है। जैसे हम इसको किसके बराबर रखेंगे? 0, क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। आगे क्या समझ में? ऐसे देखो x - 2y बराबर कितना? 10, ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। क्या है? रैखिक समीकरण। क्यों? अब आप कहोगे सर इसमें तो 0 है, इसमें भी 0 है। कैसे 0 है? देखो x - 2y, ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा? माइनस। अब क्या बचे ना? 0, तो बन गई नहीं रैखिक समीकरण, हो गया 0 के बराबर। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण है क्योंकि इसमें चरों की घात कितनी है? 1 है। आप इस समझ में, चर की घात कितनी है? 1, इसलिए क्या है? रैखिक समीकरण। अब देखो रैखिक समीकरण कैसे बना? रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है? 1, उसे कहते हैं रैखिक बहुपद। अब इसी रैखिक बहुपद को अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। आगे समझ में। अब ध्यान दिया, जैसे हमने यहाँ लिखा 2x + 10 बराबर 20, क्या ये भी रैखिक समीकरण है? अब तुम कहोगे इसमें 0 तो है नहीं, इसमें भी 0 है। कैसे 0 है? 2x + 10, ये प्लस का जरा क्या हो जाएगा? माइनस का, बराबर कितना? 0। 10 में से 20 जा गए तो कितना बचेगा? ये 10 कम है और 20 ज्यादा है, तो -10 बराबर 0। तो फिर बन गया नहीं 0 के बराबर। आगे क्या समझ में? तो रैखिक समीकरण समझ में आई। यदि हम रैखिक बहुपद को किसके बराबर रखते हैं? 0 के, 0 के बराबर रखते हैं, तो क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रैखिक समीकरण बन जाएगा। अब देखो
रेखिक समीकरण होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। जो रेखिक समीकरण होते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के हैं? दो। एक होता है एक चर वाली रेखिक समीकरण, जिसमें क्या होता है? केवल एक चर होता है। एक चर वाली रेखिक समीकरण जैसे x + 10 = 0, फिर 5x - 15 = 20। इनमें क्या है? एक चर है x, x/2 + 10 बराबर कितना? 15। तो ये सब क्या है? एक चर वाले रेखिक समीकरण। सब में क्या है? एकक चर ही तो है। x एक ही चर है, x यहाँ भी एक चर है, यहाँ भी एक चर है। कौन सी? एक चर वाली रेखिक समीकरण। आए समझ में? दूसरा होती है दो चरों वाली। कितने वाली? दो चरों वाली रेखिक समीकरण। दो चर, जिसमें दो चर होंगे। 2x + y बराबर कितना? 10। तो कैसी रेखिक समीकरण है? दो चरों वाली, क्योंकि इसमें कितने चर हैं? एक x और एक y। आज समझ में? तो ये कितना बन जाएगा? फिर है 5x - 2y - 15 बराबर कितना? 0। ये भी कैसे समीकरण है? दो चरों वाली रेखिक समीकरण। आएगा समझ में? तो रेखिक समीकरण कितनी होती है? दो टाइप की, कक्षा 10 के अकॉर्डिंग। एक तो एक चर वाली रेखिक समीकरण और एक दो चरों वाली रेखिक समीकरण। एक चर वाली में केवल एक ही चर होगा और दो चर वाली में दो चर होंगे। आगे दिमाग में नहीं आएगी। फिर होता है दो चरों वाली रेखिक समीकरण का युग्म। अब आप युग्म को जानें। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो हम यहाँ जानेंगे दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म। आगे समझ में? तो देखो, इस चैप्टर का मतलब समझ में आ गया तुम्हें? इस चैप्टर का मतलब समझ में आया? दो चर समझ आके चर क्या होंगे? x y z। रेखिक समझा जाए जिसमें घात कितनी होगी? 3। फिर रेखिक समीकरण क्या होगा? हम रेखिक बहुपद को 0 के बराबर रखें तो क्या बन जाएगा? रेखिक समीकरण बन जाएगा। फिर हमने रेखिक समीकरण कितने प्रकार की होती है? दो। एक चर वाली और दो चर वाली। एक चर वाली में केवल एक चर और दो चर वाली में दो चर। आगे कितने की बात कर रहा? दो चरों वाली रेखिक समीकरण। तो पढ़ने में क्या पढ़ ली इसमें अपने सिलेबस में? दो चरों वाली रेखिक समीकरण। और आगे क्या है? युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा, यानी दो लेनी। कितनी लेनी? दो। कैसे? जैसे 2x + 2y बराबर कितना? फिर x - 3y बराबर कितना? 15। तो ये क्या है? ये बनेगी दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म। क्योंकि युग्म का मतलब जोड़ा, यानी कि दो। आप समझ में? युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी दो। दो बन गए। तो इस पूरे चैप्टर का मतलब समझ में आ गया कि दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है। तो दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म कैसी होगी? एक ऐसी रेखिक समीकरण जिसमें दो चर हो और रेखिक समीकरण कितनी होनी चाहिए? युग्म में, यानी कि जोड़े में दो होने चाहिए एक साथ ही। कितनी होनी चाहिए? दो। एक साथ ही दो होनी चाहिए। आई दिमाग में ये बात है? यानी ये तो ये हमें पढ़ना वाले दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म। अब दो चरों वाली रेखिक समीकरण युग्म का हम जानेंगे व्यापक रूप। क्या जानेंगे? व्यापक रूप। दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप। अब जानते हैं दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? वो ये होता है a1x + b1y + c1 बराबर 0। एक होता है a2x + b2y + c2 बराबर 0। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? क्या है? दो चरों वाली रेखिक समीकरण का व्यापक रूप, यानी इस रूप में मिलेगी तुम्हें सारी समीकरण।
दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म जो होगी वो इस रूप में मिलेगी। ये क्या इनका व्यापक रूप है, जहाँ पे जो a1 और a2 ये बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0 के, और b1 तथा b2 भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 0। इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, देखो अगर a1 a2 ये 0 हो गया तो ये वाला पद खत्म हो जाएगा, फिर एक चर वाली बन जाएगी। कितने चर वाली, एक चर वाली, और हमें चाहिए कितने, दो चर वाली। आगे समझ में, इसलिए न तो a1 a2 का मान 0 हो सकता, ना b1 b2 का मान। अगर b1 b2 0 हो गया फिर ये x में बच जाएगी, इसमें बच जाएगी। देखो अगर हम यहाँ a1 a2 का मान 0 रखेंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के गुणा हम 0 में करें तो क्या आता है, क्या आता है, 0। तो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, 0। क्या बचेगा आपके पास, b1y प्लस c1 बराबर 0 और b2y प्लस c1 बराबर 0। अभी दो चर वाली है, अभी क्या बनेगी, एक चर वाली। तो इसलिए a1 a2 का मान 0 नहीं हो सकता। फिर दूसरा देखो, अगर b1 b2 का मान 0 हो गया तो कौन बचा, a1x प्लस c, a2x प्लस c2, अरे c1, ये तो बचेगा, ये तो बचेगा, बताओ अभी कितने चर वाली है, अभी एक चर वाली है। तो इसलिए a1 a2 और b1 b2 का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। आगे समझ में। और दूसरी बात ये जो a1 a2 b1 और b2 तथा c1 c2 जो हैं ये सब क्या हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं, वास्तविक संख्याएं। आगे समझ में, क्या है, वास्तविक संख्याएं। आ रही का दिमाग में या नहीं आ रही। तो ये हो गया व्यापक रूप, दो चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। आगे समझ में, जहां a1 a2 और b1 b2 का मान 0 नहीं हो सकता, और a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है, सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आगे की बातें समझिए या नहीं आई। दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण। आगे बात समझ में, इनका ग्राफ बना। तो ध्यान दो, जो रैखिक समीकरण होती है, हमने कक्षा 9 में पढ़ा था कि जो रैखिक समीकरण होती है इनका जो ग्राफ होता है रैखिक समीकरण का, वो क्या होता है, सीधी रेखा होता है। क्या होता है, सीधी रेखा। सीधी रेखा कहा जाता है सरल रेखा। क्या कहा जाता है, सरल रेखा, सरल रेखा। तो जो रैखिक समीकरण होती है इनका ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। सरल रेखा का मतलब सीधी। लेकिन उसमें पढ़ा था हमने केवल एक रेखा। कितनी रेखा का, एक। हमें यहाँ कितनी रेखा दी, कितनी समीकरण दी है, दो। कितनी समीकरण दी है, तो यहाँ कितनी रेखा बनेगी, दो बननी चाहिए। जो कक्षा 9 में था उसमें क्या था, केवल एक रेखा। क्या थी, एक रेखा, यानी एक समीकरण। एक समीकरण का ग्राफ क्या बनेगा, केवल एक ही रेखा बनेगा, एक ही तो बनेगा। वो किसी भी तरीके से बन सकता है, मान लो ऐसे ही बन सकता है, ठीक, वो ऐसे ही बन सकता है, या वो इस तरीके से बन सकता है। तो एक रेखा तो एक ही, वो एक समीकरण तो एक ही तो रेखा बनेगी, यानी ग्राफ किसके रूप में बनेगा, सीधी रेखा के रूप में सीधी बनेगी। चाहे इस तरीके से बनो, चाहे ऐसे बनो, चाहे ऐसे बनो, ऐसे नहीं बनेगा, टूट मुड़ के नहीं बनेगा। आगे समझ में, हमेशा क्या बनेगा, सीधी रेखा बनेगा, यानी सरल रेखा। सीधी रेखा क्या कहा जाता है, सरल रेखा में बनेगा। तो ये था केवल एक समीकरण का ग्राफ। कितनी समीकरण का, एक समीकरण तो एक ही तो रेखा बनेगी कक्षा 9 में। लेकिन यहाँ हमें क्या पढ़ना है, दो चर वाली। कितने का, दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म का। युग्म का मतलब जोड़ा, और जोड़े का मतलब दो। आगे समझ में, दो समीकरण का। तो दो जो समीकरण का ग्राफ बनेगा, दो समीकरण कौन कौन सी बनेगी, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये तो इसका व्यापक रूप है भाई। ये तो बताया a1 a2 b1 b2, ये जो दोनों हैं ये बराबर में होगी इसके 0। आ रही समझ में।
समझ में आई बात? तो हमें क्या करना है, तो ग्राफ बनाना है। निरूपण का मतलब ग्राफ बनाना है। तो तुम जब ग्राफ बनाओगे, इसकी 3 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां बनेंगी? 3 स्थितियां बनेंगी ग्राफ बनाने में। 3 स्थितियां संभव हैं। क्या है? 3 स्थितियां संभव हैं। 3 स्थितियां कौन कौन सी संभव है? ध्यान, या तो जब आप इनका ग्राफ बनाओगे, या तो ये दोनों ग्राफ, दोनों रेखाएं, एक रेखा मान लो ऐसे बन गई और एक रेखा ऐसे बन गई, तो या तो ये रेखाएं एक दूसरे को किसी ना किसी बिंदु पे क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, या ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। इस तरीके से चली जाना, आप समझ में? या ये दोनों रेखाएं, एक रेखा मान लो इस तरीके से चली गई और ये दूसरी भी इसके ऊपर ही आ गई। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी संपाती होंगी। आप समझ में? 3 स्थितियां संभव है। या तो ये किसी एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी, या ये किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी, या ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर को बोलते हैं संपाती। आगे समझ में? या तो प्रतिच्छेद करेगी या प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि समांतर होगी, या एक दूसरे के ऊपर होगी, एक दूसरे के ऊपर, मतलब संपाती होगी। आगे समझ में? 3 स्थितियां मिलेगी। जब भी आप दो चर वाले एक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाओगे तो आपको 3 स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां? 3। या तो ये प्रतिच्छेद करेगी, या एक दूसरे के समांतर होगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी, या एक दूसरे के ऊपर होंगी, यानी एक दूसरे के संपाती होंगे। आगे समझ में? यानी यही 3 स्थितियां संभव है। क्या? या तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद, तो या तो मिलेगी प्रतिच्छेदी रेखा, क्या मिलेगी? प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी, या फिर आपको क्या मिलेगी? समांतर रेखाएं मिलेंगी। क्या मिलेगी? समांतर रेखाएं मिलेंगी, या फिर क्या मिलेगी? संपाती रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। यानी जब आप दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का ग्राफ बनाओगे तो आपको 3 स्थितियां देखने को मिलेंगी। या तो वे जो इनका ग्राफ बनेगा वो प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में बनेगा, या समांतर रेखा के रूप में मिलेगा, या संपाती रेखा के रूप में मिलेगा। आ रहेगा समझ में? यानी यदि रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं, तो कितने हल मिलेंगे? कितने हल मिलेगा दोनों समीकरण का? एक हल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक हल। और एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। आ रही क्या समझ में? अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका क्या मिलेगा? अद्वितीय हल मिलेगा। अद्वितीय हल का मतलब एक। आप समझ में? जिस भी बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी वो बिंदु इन दोनों रेखाओं का क्या होगा? हल होगा। आप समझ में? क्या होगा? हल। शून्यक होगा या मूल होगा। हल बोल दो, शून्यक बोल दो, या मूल बोल दो। रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो क्या मिलेगा? एक हल मिलेगा या अद्वितीय हल। आगे समझ में? दूसरा, अगर रेखाएं क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर। तो एक दूसरे किसी बिंदु पर काट रही है, काट रही क्या? काट रही, तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आगे समझ में? यानी कोई भी शून्यक नहीं मिलेगा, कोई भी मूल नहीं मिलेगा। अब देखो संपाती रेखाएं। तो देखो संपाती रेखाएं क्या? ये रेखा भी है पहले वाली, और दूसरे वाली भी क्या है? इसी के ऊपर है। तो जितने बिंदु पहले वाली रेखा पे उतने बिंदु किसमें मिलेंगे? वे दूसरी वाली पे मिलेंगे। ऐसे बिंदु हो सकते हैं बहुत सारे। क्या हो सकते हैं ऐसे बिंदु? बहुत सारे। तो इनके जो हल मिलेंगे क्या मिलेंगे? अनंत हल। क्या मिलेंगे? अनंत हल, यानी बहुत सारे। आई क्या समझ में? तो 3 स्थितियां हैं। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो हल मिलेगा एक, यानी अद्वितीय हल। समांतर रेखाएं हैं तो कोई हल नहीं। संपाती रेखाएं हैं तो अनंत हल। आगे समझ में? दूसरा, अगर हम बिना ग्राफ के ये पता करें कि इसका जो ग्राफ है प्रतिच्छेदी बनेगा या समांतर रेखा के रूप में बनेगा या संपाती के रूप में बनेगा, तो उसका तरीका यह है, इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि यदि
उसकी भी तीन स्थितियां हैं। अगर हमें ये पता करना हो कि जो ग्राफ है वो कैसा आएगा, यानी समांतर रेखा में बनेगा या प्रतिच्छेदी रेखा आएगा या समपाती आएगा, तो इसकी भी तीन स्थितियां हैं। क्या कितनी है? तीन। फिर देखो दूसरी स्थिति a1 अपॉन b1 अपॉन c1 अपॉन, फिर तीसरी स्थिति a1 अपॉन b1 अपॉन और c1 अपॉन। कैसे पता करोगे? तो देखो अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो जो रेखा होगी उस रेखा का जो ग्राफ होगा वो कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में। आगे बात समझ में। और अगर a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो जो ग्राफ है अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर आ जाए तो क्या बनेगी? समपाती रेखा। जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? समपाती रेखा के रूप में बनेगा। आगे समझ में। देखो अगर हमें ये पता करना हो कि दी गई समीकरण युग्म का ग्राफ वो प्रतिच्छेदी रेखा आएगा या समांतर रेखा आएगा या समपाती आएगा, तो पहला हमें करके देख सकते हैं a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ग्राफ कैसा आएगा? प्रतिच्छेदी रेखा। अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, तो ग्राफ कैसा आएगा? समांतर रेखा। और अगर तीनों बराबर हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा? समपाती रेखा के रूप में। जैसे देखो, जैसे आपको दो समीकरण दे दी, 2x प्लस 3y बराबर कितना? 10। तो यहाँ दे दिया कितना? यहाँ दे दिया आपको 5x प्लस यहाँ दे दिया 4y बराबर कितना? 3। इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा? हमें ये पता करना है कि जो रेखाएं हैं इन दोनों रेखाओं का ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेदी बनेगा या समांतर बनेगा या समपाती बनेगा? तो कौन सा बनेगा? एक बार देखें तो 2/5 a1 बटे a2, ये a1 है और ये a2 है, ये b1 बटे b2 3/4। तो देखो दोनों बराबर तो नहीं है, बराबर है। a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ग्राफ कौन सा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा, ये वाला बनेगा। आगे का समझ में ऐसे पहचान सके। पहला। दूसरा, अगर आपको ये दिया कि 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0 दिया, फिर तुम्हें दिया है कितना? 6x प्लस 8y माइनस 20 बराबर कितना? 0। अगर ये दिया है तो 20 ना लिखो, यहाँ चाहे ऐसे 20 ही लिखो। देखो a1 अपॉन a2 3/6 बराबर 4/8 बराबर माइनस 10 माइनस 20। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 6 ही कम 4, 4 दूनी 8, माइनस से माइनस कट गया, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20। तो देखो तीनों बराबर आ गए, तो ग्राफ कौन सा बनेगा इस समीकरण का? कौन सा बनेगा? समपाती, ये वाला बनेगा। और देखें 5x प्लस 10 बराबर कितना? 15। दिया है आपको 10x प्लस 20y और बराबर कितना? 25। ठीक। तो अब देखो यहाँ a1 बटे a2 यानी 5 बटे कितना? 10। b1 अपॉन b2 यानी 20 बटे 10/20 बराबर प्लस 15 का माइनस के 15 और माइनस के 25। 5 ही कम 5, 5 दूनी 10, 10 ही कम 10, 10 दूनी 20, माइनस से माइनस करेंगे 15, 5 दिए 15 और 5 बजे 25। तो कौन सा लग रहा? बताओ कौन सा बनना है ग्राफ? समांतर रेखा। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2। पहले दो बराबर हैं और ये बराबर नहीं है, तो कौन सा ग्राफ बनेगा? समांतर रेखा के रूप में बनेगा। तो हम इस तरीके से पहचान कर सकते हैं, जो आपको समीकरण दी गई है, कौन सी दो चर वाली रेखा समीकरण दी है, तो उनका ग्राफ कौन सा बनेगा? प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, समांतर बनेगा या समपाती बनेगा? आगे क्या समझ में
इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं पहले a1/a2 b1/b2 c1/c2 का प्रयोग करके। आगे क्या बात है समझ में? यानी हमने सीख लेंगे रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफ पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। सही है कि अगर हमें ग्राफ पर प्रतिच्छेदी रेखा मिलेगी इस तरीके से, यानी दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके, तो क्या कहेंगे हम? प्रतिच्छेदी। अगर दोनों रेखा कैसे मिलती हैं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करती, तो बोलते हैं समांतर रेखा। और अगर रेखा एक दूसरे के ऊपर मिलेगी इस तरीके से, पहली वही और दूसरी दूसरे ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे हम? समपाती रेखा। ये तो पढ़ा हमने अब तक। दूसरा हम ये पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफिक विधि से हल करना। अगर हमें दो रैखिक समीकरण युग्म दे दिए जाए और एक आ जाएगा उसको ग्राफिक विधि से हल कीजिए, तो कैसे हल करेंगे आगे समझ में? तो किस तरीके से करेंगे? मान लो हमें दो समीकरण युग्म दिया है, एक तो दिया है 2x + y बराबर कितना? 5। एक दिया है x + 2y बराबर 4। ये क्या है? ये दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, और हमें क्या करना है? ग्राफ विधि से हल करना है। क्या करना है? ग्राफ विधि से हल। तो ग्राफ विधि से कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो समीकरण 1 को लेंगे, फिर समीकरण 2 को। तो यहाँ लिखेंगे पहली समीकरण से, पहली समीकरण क्या है? 2x + y बराबर कितना? अब हम इसके कम से कम दो हल ज्ञात करेंगे। कितने हल ज्ञात करेंगे? दो हल। दो हल कैसे ज्ञात करेंगे? आप देखो, ये 2x प्लस का रिजल्ट क्या हो जाएगा? तो या तो इधर x को ले जाओ या इधर y को ले जाओ। मान लो मैं x को ले जा रहा, तो y का मान आ जाएगा 5 - 2x। क्या आ जाएगा? 5 - 2x। अब यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ, क्या रखता हूँ? x बराबर 0, तो y का मान कितना आ जाएगा? y का मान आ जाएगा 5 - 2 × 0। y बराबर किसी भी नंबर की गुणा किसमें करें? 0 में, तो क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। और 5 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। तो y का मान कितना आ गया? मैंने यहाँ से रखा x बराबर 0, तो y का मान कितना आ गया? आप कुछ भी संख्या रख सकते हैं, ठीक है? ये जरूरी नहीं 0 रखना, 1 रख लो, 2 रख लो, -1 रख लो, -3 रख लो, या 1/2 रख लो, जो भी तुम्हारा मन करे वो संख्या यहाँ हम क्या कर सकें? रख सकें। मैंने क्या रख लिया यहाँ? 0। मैंने 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 5। अब की बार में क्या रखूंगा? यदि x बराबर कितना? 1, यदि मैंने x बराबर कितना रख लिया? 1 रख दिया, तो y का मान कितना आ जाएगा बताओ? 5 - 2 × 1, तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 × 2, तो 5 में से 2 के कितने बचे? 3। कितने बच गए? 3। तो जब मैंने x बराबर 1 रखा तो y का मान आ गया 3। और ये क्या समझिए? अब इसकी बना लो हल सारणी। क्या लिख लो? हल सारणी। हल सारणी क्या बनी इसकी? देखो, ध्यान से समझे सारी चीजों को। ये x है और ये देखो, मैंने किसका मान रखा? x का। जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया? 5। जब मैंने x का मान 1 रखा तो y का मान कितना आ गया? 3। ये हमारी बन गई हल सारणी। अब दिमाग में अब हम लिखेंगे इसका मान कितना आ जाएगा? 4 - 2 × 0। किस संख्या गुणा 0 में करें तो क्या है? 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4। जी, 4 में से 0 थोड़ा चला जाएगा, तो क्या बच गया? 4। तो यदि y बराबर 0 है तो x बराबर कितना आ गया? 4। फिर एक मान और निकालना हमें, तो यदि y बराबर कितना लो? यदि y बराबर 1 ले लिया, कितना ले लिया? 1, या y बराबर 2 ले लो। की बात कितना ले लो? 2।
तो अगर y बराबर 2 लोगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 गुना 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया 4 में 4 जाकर 0, क्या आ गया 0। तो यदि y बराबर 2 है तो x का मान क्या आएगा 0। अब क्या लिखो इसकी बना लो हल सारणी। हल सारणी कैसे बनानी, जैसे हमने समीकरण 1 की बनाई, देखो यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y, मैंने किसका मान रखा पहले 0 का, वो है y का मान 0, तो x का मान कितना आया था 4, फिर y का मान 2, y का मान 2, तो x का मान क्या आया था 0। आगे बात समझिए। अब हम क्या बनाएंगे इसका, अब बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ कैसे बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। इधर सब प्लस की संख्या लिख दिया 1 2 3 4 और -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 और 4, और फिर कितना लिख दिया हमने यहाँ 5। ये y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश। तो पहली समीकरण के हल देखो, x का मान कितना 0 और y का मान कितना 5, x 0 ये रहा और y 5 ये रहा, तो बिंदु लिखे जाने यहाँ 0,5। फिर देखो x का मान 1 और y का मान 3, x का मान 1 ही हो रहा और y का मान 3 ही हो रहा, तो बिंदु कहाँ बनेंगे यहाँ, कहाँ बनेंगे ये यहाँ से। आगे क्या समझ में, ये बन गया 1,3। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। इन दोनों बिंदु क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से। मिल गए ये दोनों। आगे क्या बात समझ में। अब दूसरी समीकरण क्या देखो, y का मान क्या 0 और x का मान 4, x का y का मान 0 और x का मान 4 ये रहा, तो ये बन गया 4,0। फिर देखो x का मान 0 और y का मान 2, तो x 0 यहाँ मिलेगा और y 2 यहाँ मिलेगा, तो ये बन गया 0,2। अब इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों बिंदु को मिला देंगे। तो देखो कैसी रेखा मिली है दोनों, पट्टी छेद कर रही नहीं कर रही, क्या कर रही है दोनों पट्टी छेदी रेखा। तो कैसी रेखा है, पट्टी छेदी रेखा। और ये जिस बिंदु पर पट्टी छेद करेंगे वही इस समीकरण का क्या होगा हल होगा। तो किस बिंदु पर पट्टी छेद कर रही है, एक तो इस पे 2 पे और इसको थोड़ा सा नीचे, 2 से थोड़ा सा क्या कर रही है नीचे, यह लगभग ये मान लो 2 के आसपास, तो ये मान लो 2,2 इसका 2। आई क्या समझ में या नहीं आई, ये थोड़ी तिरछी भी तो हो रही ना मेरे से, तो जब तुम स्केल से बनाओगे अच्छी तरीके से तो सही हल मिलेंगे। आगे क्या समझ में। तो हम किसी भी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का इस तरीके से ग्राफीय हल ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझ में। और अगर ये समीकरण पट्टी छेद ना करके ऐसे मिल जाती तो कोई भी हल नहीं होता। आप समझ में। और अगर ये दोनों समीकरण ऐसे मिल जाती एक दूसरे के ऊपर से संपाती हो जाती तब बहुत सारे हल होते, यानी कि अनंत हल होते। आप समझ में। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि अगर हमें ये पता लगाना है कि जो समीकरण दी गई है उसका ग्राफ पट्टी छेदी रेखा मिलेगा या समांतर मिलेगा या संपाती मिलेगा, तो मैंने उसका तरीका आपको ये बताया था। तो आपको ये चेक करना कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर
a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। देख लो यहाँ, ये दोनों बराबर है क्या? ऊपर कितना 2, नीचे कितना 1, ऊपर कितना 1, नीचे कितना 2, बराबर तो नहीं है, तो ग्राफ कैसा आया? प्रतिच्छेदी रेखा। और अगर a1 बटे a2 बराबर आ जाता b1 बटे b2 के, तो ग्राफ बनता कैसा? प्रतिच्छेदी रेखा, वो सॉरी समांतर रेखा। आप समझ में? और अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं a1 अपॉन a2, b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये तीनों बराबर आ जाते तो ग्राफ कैसा बनता? संपाती रेखा। आ रही क्या समझ में? तो हम पहले से पहले भी चेक कर सकते हैं कि दी गई दो चरों वाली रेखीय समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा के रूप में आएगा, या समांतर रेखा के रूप में आएगा, या संपाती रेखा के रूप में आएगा। तो तुम पहले चेक करके देखना ना कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर पहला दोनों बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी आएगा, पहले दोनों बराबर है तो समांतर मिलेगा, और तीनों बराबर है तो संपाती। आगे की बातें समझिए। दो चरों वाले रेखीय समीकरण को हम ग्राफिक विधि से कैसे हल कर सकते हैं ये सीखा है। आगे समझे। अब हम दो चरों वाली रेखीय समीकरण को दो अन्य विधियों से भी हल कर सकते हैं। आगे समझ में। वे दो अन्य विधियां कौन सी हैं? दो अन्य विधियां हैं एक तो है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। और एक होती है विलोपन विधि। आ रही समझ में? प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। प्रतिस्थापन का मतलब बदलना, समझिए, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे किसी खेल में जब किसी खिलाड़ी के चोट लग जाती है तो उसके स्थान पे कौन आ जाता है? दूसरा खिलाड़ी। तो प्रतिस्थापन होता है, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं इसको। आगे समझ में? तो प्रतिस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। आगे समझ में? क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होगा? जो हमें दो चरों वाले रेखीय समीकरण में चर दिए हैं उनका स्थान क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन हो जाएगा, कि बदल जाएगा। उनका स्थान क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। विलोपन का मतलब होता है क्या करना? समाप्त करना, काटना, खत्म करना। आप समझ में? यानी इसमें दो चर दिए और एक चर को बराबर करके क्या कर देंगे? काट देंगे, दूसरा चर बच जाएगा। अब समझ में? कैसे? देखो, हमें यहाँ दिया है x प्लस y बराबर कितना? 4, और एक दिया है x माइनस 2y बराबर कितना? 6। इसको ये क्या है? ये दो चरों वाली रेखीय समीकरण युग्म है। इनको हमें किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। यानी इन चरों के स्थान बदल कर हमेशा हल करना है। कैसे करना है? स्थान बदल के। तो कैसे? देखो, इसको तो मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब आप एक काम करो, या तो समीकरण 1 को लेके चलो या समीकरण 2 को। अब देखो, ये माइनस का है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 6 प्लस 2y। इसको मान लो आप समीकरण 3। आई क्या समझ में? x का मान कितना आ गया? 6 प्लस 2y। अब इसका मान, जो x का मान आया 6 प्लस 2y, इसको कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। इसकी जगह x की जगह, तो 6 प्लस 2y इसकी जगह रख दे, इस x की जगह, और ये y दूर रख दे, बराबर कितना हो गया? 4। तो देखो, प्रतिस्थापन हो गया। x के स्थान पर कौन आ गया? y आ गया। आगे समझ में? x के स्थान पर कौन आ गया? y। आई क्या दिमाग में? तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। यानी x किस में बदल गया? वो x किस में बदल गया? y। x के स्थान पर कौन आ गया? y आ गया। तो ये क्या हो गया? चरों का प्रतिस्थापन। क्या हो गया? चरों का प्रतिस्थापन। यानी यहाँ x के स्थान पर कौन आ गया? y आ गया। तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना। आगे का दिमाग में? अब इसको ऐसा हल करेंगे। ये 6 प्लस का जाके क्या हो जाएगा? माइनस 2y और 1y 3y, और ये हो जाएगा 4 माइनस के 6। तो 3y बराबर 4 में से 6 गए माइनस, ये गुणा में आ जाएगा y का मान 2/3। आगे समझ में?
y का मान कितना आ गया, 2/3। अब ये जो y का मान आया है इसको रख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्योंकि अब x का मान भी चाहिए, इसका मान चाहिए x का, तो यहाँ रख देंगे x बराबर 6 प्लस 2 गुना y का मान कितना है -2/3, तो जगह 6 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 कितना 3, x बराबर आ जाएगा 3 6 18 माइनस 4 कितना 3, 18 में से 4 के कितने बचे 14/3, x का मान कितना आ गया 14/3। तो अगर हम किसी समीकरण को इस तरीके से हल कर रहे कि या तो x को y में बदल रहे या y को x में, उस विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आइए समझ में। यानी दूसरा विलोपन विधि। विलोपन विधि में कैसे करेंगे देखिए, x प्लस 3y बराबर कितना 5, यहाँ लिख दिया हमने 2x माइनस y बराबर लिख दिया हमने यहाँ पे 3, जो कि हमारी कितनी समीकरण 1, ये बन गई समीकरण 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे विलोपन विधि, यानी इसमें से आपको एक चर को समाप्त करना है। एक चर को क्या करना है समाप्त। अब समाप्त कैसे होगा, यहाँ तो 2x है और यहाँ 1x है, अगर ऊपर भी 2x हो और नीचे भी 2x हो तो कट जाएगा, यानी समाप्त हो जाएगा। या y को समाप्त करो, यहाँ कितना है 3y, नीचे कितना है 1y, अगर नीचे भी 3y हो जाए तो समाप्त हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, तो इनको बराबर करने के लिए जितनी भी संख्या की जरूरत पड़े उससे हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं इससे गुणा। जैसे देखो अगर हमें y को बराबर करना है तो यहाँ कितना है 3, यहाँ कितना चाहिए 3 चाहिए नहीं, तो नीचे वाली समीकरण में किससे गुणा कर देंगे 3। आगे समझ में किससे कर देंगे, तो समीकरण 2 में तो कर देंगे 3 से गुणा, और फिर समीकरण 1 में किससे गुणा करेंगे 1 से। किससे करेंगे 1 से, तो समीकरण बन जाएगी जो कि x 1 की गुणा करोगे x कम x और 3 ही कम 3y और 5 ही कम, फिर 3 ही करो 3 दूनी 6x माइनस 3 की y में करेंगे 3 ही कम 3y और 3 क्या कितना आई, क्या समझ में। अब आप क्या काम करो, ये बन गई समीकरण कितनी 3, ये बन गई समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो जब तुम इनको जोड़ोगे 1x और 6x कितना हो गया 7x, जो प्लस का और ये माइनस का, तो ये कट गया पूरा। जब जोड़ोगे प्लस माइनस कट जाए नहीं कट जाते, तो कितना आ जाएगा 5 और 9 कितना हो गए 14। तो देखो विलोपन हो गया नहीं y का, यानी y समाप्त हो गया, इसमें हो गया नहीं हो गया। अब कौन बच गया x, ये गुणा में कहाँ जाएगा, तो 14 कितना x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया। अब x का मान तो आ गया तो y का भी चाहिए, तो x का मान जो है वो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में, तो किसका मान आ जाएगा y का आ जाएगा। कोई सी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे। और एक बात है समझ में, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, या ऐसे लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। आगे समझे, तो जब तुम समीकरण 1 में x की यहाँ क्या रखोगे 2, तो 2 प्लस कितना 3y बराबर कितना 5, ये प्लस का जा रहे 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3y बराबर 3, ये गुणा में कहाँ जाएगा भाग, तो y का मान कितना आ जाएगा 1। आगे बात समझ में, तो ये है विलोपन विधि और यह है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में तो या तो x y में बदला जाएगा या y x में बदला जाएगा। आगे समझ में, विलोपन में या तो x समाप्त होगा या y समाप्त होगा, यानी कि एक चर समाप्त हो जाएगा। आगे दिमाग में, तो ये दो अन्य विधियां हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हल करने की। इस प्रकार
कुल कितनी विधियां होगी दो चर वाले समीकरण को हल करने की? कितनी होगी? 3। कितनी होगी? एक ग्राफ विधि, एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि। आएगा समझ में? तो दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हम 3 विधियों से हल कर सकते हैं, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। यहाँ तक बात है समझ में?